सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, जोहार। साथियों, आज सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिवस है। हम सभी जानते हैं सावित्रीबाई फुले भारत की ऐसी महिला हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में महिला शिक्षा के लिए काम किया। उन्होंने अपनी अल्पायु में ही एक के बाद एक 18 स्कूल खोले और तमाम तरह के सामाजिक काम किए। सत्यशोधक समाज में जुड़ी रही, वो कवित्री भी थी, वो दार्शनिक भी थी। वो जो बहुत तरह के उनके सामाजिक काम थे, इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी वो जाती थी, वो उनके भाषण भी हम पढ़ सकते हैं। तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं कि शायद भारत में और कोई ऐसी महिला नहीं है जिनके बारे में हम ये कह सके कि वो इस तरह से थी और इतना उनका काम था और इतना बड़ा व्यक्तित्व शायद ही किसी का हो। और हम उनके सम्मान में काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, लेकिन दो बातें मैं जरूर कहूंगी कि सावित्रीबाई फुले को जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लोग उनको सम्मान दे रहे हैं, लोग उनके फोटो लगा रहे हैं, लोग उनके कामों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल जो है वो उदासीन है उनकी तरफ से। हमारी डिमांड, हम ये मांग करते हैं कि एक तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर एक इंटरनेशनल स्कूल हो, और दूसरी बात यह कि उनको भारत रत्न दिया जाए। उनका पाठ्यक्रम में उनके जो है उनके बारे में बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को और बीएड में ये सब कोर्स में लगाया जाए। हमारी ये डिमांड है। और एक छोटा सा आज हम उनको ये काव्य गोष्ठी के माध्यम से ट्रिब्यूट कर रहे हैं। 3 दिन का हमने ये सम्मेलन रखा था, जिसमें पहले दिन हमारा 9 तारीख को, जिसमें हमारे अन्य राज्यों से बहुत वरिष्ठ कवित्रियां शामिल हुई थी। आज भी हमारा युवा कवित्रियों को लेकर के काव्य गोष्ठी है। तो एक हम अपने सामाजिक प्रयास में उनको जोड़ते हैं। और तो जो सृजन साहित्य संवाद की ओर से श्रृंखला जारी रहती है। कल जो है हमारे साथ, हम सभी जानते हैं कि कल हमारे साथ गुजरात से कुसुम डाबी थी, झारखंड से वंदना टेटे थी, कावेरी थी बिहार से, और सूक्ष्म क्याला पंजाब से थी, और ज्योत्सना भोई उड़ीसा से थी। आज भी हमारे साथ जो है जो हम देखेंगे कि हमारी युवा कवित्रियां हैं। आज भी हमारे साथ नेहा नेरुका मध्य प्रदेश से है, और कविता कर्मकार असम से हैं, ममता जैन दिल्ली से हैं, सुरेखा महाराष्ट्र से हैं, और अवंतिका यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, लखनऊ में रहती है। तो हम ये देख रहे हैं साथियों कि इस तरीके से हमारी कोशिश ये रहती है कि हम तमाम तरह के जो सावित्रीबाई फुले के प्रति इस ट्रिब्यूट को एक बड़ा रूप दे सकें, और पूरे भारत में इसको प्रतिनिधित्व के तौर पे हमारे कवि शामिल है। और मैं आप सबका, अपने श्रोताओं का और अपने साथी जो कविता पाठ के लिए आए उनका वेलकम करते हुए आपको अवंतिका सिंह जो उत्तर प्रदेश में रहती हैं, और अभी मैं जब वो कविता पाठ करेंगी तो मैं उनका परिचय भी दूंगी, फॉर्मली परिचय दूंगी। लेकिन अभी मैं अवंतिका सिंह, डॉक्टर अवंतिका जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अब मंच संभाले। अवंतिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। मेरी आवाज साफ आ रही है? आपकी आवाज साफ आ रही है। मंच पर उपस्थित सभी कवित्रियों का स्वागत है। आज एक विशेष दिन है। इस दिन के लिए, जैसा कि अभी अनीता जी ने बताया कि हम क्यों यहाँ पर इकट्ठा हैं, और ये दिन हम कल से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं नारी सशक्तिकरण की प्रतीक, देश की पहली महिला शिक्षिका, परम आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन करती हूँ। आज हम स्त्रियां जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ी हैं और बढ़ती ही जा रही हैं, उसमें एक सबसे अहम भूमिका सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख का भी नाम लेना चाहूँगी। इनके साझा सहयोग से हम औरतें आज इस जगह पे पहुंची हैं। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वे औरतें किसी भी वर्ग से आती हों, उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत जो है वो हमारी सावित्रीबाई फुले रही हैं, जिनके दृढ़ संकल्प और संघर्ष, निरंतर जो उनको प्रताड़ना मिली उसके बाद भी उन्होंने अपना हौसला हिम्मत बनाए रखा और हमें एक ऐसी सौगात दी है जिससे हम निकल के आज सब एक साथ इस मंच पे उपस्थित हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत विशेष कार्य भी कर रहे हैं। इसमें मैं सावित्रीबाई फुले की
तहे दिल से आभारी रहूंगी और हम सभी महिलाओं को उनका आभारी होना चाहिए। आज के इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारी अनीता जी ने देश के विभिन्न प्रांतों से कवित्रियों का जो ये एक चयन किया है, इसमें हम आसाम से लेके मध्य प्रदेश, दिल्ली और मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ, महाराष्ट्र से अपनी कवित्रियों को सुनेंगे। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अनीता जी अगर आप आज्ञा दें तो मैं कवित्रियों को बुलाऊं। जरूर जरूर। सबसे पहले इसमें मैं असम की प्रमुख कवित्री, कहानीकार और अनुवादक कविता कर्मकार जी को बुलाना चाहती हूँ। कविता जी का एक संक्षिप्त परिचय है कि वे शिवसागर, आसाम में उनका जन्म हुआ है। आपने कक्षा 5 से 10वीं तक हिंदी भाषा पढ़ी और सीखी है और आपने ये भी कहा है कि ये आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा है। आप असमिया, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखती हैं। 2023 में जनकवि मुकुट बिहारी सरोज स्मृति सम्मान से भी आप सम्मानित हो चुकी हैं। आपकी कविताएं प्रेम, वियोग और संघर्ष पर केंद्रित रहती हैं। आप असमिया में भूपेन हजारिका जी, जो कि हम सबके पसंदीदा गायक हैं, उनके गीतों को भी गाती रही हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। साथ ही आपको वंशी गोगोई मेमोरियल अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय तथागत सृजन सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आपका ऐसा मानना है, जो कि हम सभी का भी मानना है, कि कमजोर, निर्बल लोगों का इतिहास नहीं लिखा जाता है, बल्कि इतिहास के वो पन्ने गायब कर दिए जाते हैं जहां उनका वर्चस्व स्थापित होता नजर आता है। उनके उभरते स्वर को दबा दिया जाता है और ये बात हम सभी बहुत अच्छे से महसूस करते हैं और देखते आ रहे हैं। तो मैं मंच पे सबसे पहले कविता कर्मकार जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपनी रचनाएं हमें सुनाएं। कविता जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत आभार। जय भीम, जोहार। इस मंच पे मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं अपनी कविताएँ सुनाना चाहूँगी। पहली कविता का शीर्षक है, चलो ये हदें पार कर लें। ना सरहद हो, ना कोई मज़हब, ना पाने को हो कुछ, ना खोने को। ना रंजिशें ना साजिशें, चलो ये सारी हदें पार कर लें। ये सरहदें तो सिर्फ खून मांगती है, ये सरहदें तो सिर्फ कांटे बिखेरती है। कहाँ है वो सरहद जहाँ फूल खिलते हैं। ये सरहदें तो सिर्फ खून मांगती है, ये सरहदें तो सिर्फ कांटे बिखेरती है। कहाँ है वो सरहद जहाँ फूल खिलते हैं। किसी ने कहा था कोई कहीं आता नहीं, कोई कहीं जाता नहीं। फिर कैसी है सरहद देश, दुनिया, मजहब की। चलो ये सारी हदें पार कर लें। हम जलकर भी छोड़ जाएंगे अपनी रोशनी। बस बता दो कहाँ है वो सरहद जहाँ बारूद की जगह पर खिलखिलाकर खिलती है शौक कलियां। ये सरहदें तो सिर्फ खून मांगती है, ये सरहदें तो सिर्फ कांटे बिखेरती है। कहाँ है वो सरहद जहाँ फूल खिलते हैं। धन्यवाद। दूसरी कविता का शीर्षक है युद्ध। बांटा तो यूं बांटा
ना हम अलग रहे ना मिल पाए। बांटा तो यूं बांटा, ना हम अलग रहे ना मिल पाए। युद्धोन्माद कभी युद्ध में नहीं जाते। युद्धोन्माद कभी युद्ध में नहीं जाते, बस मृत्यु पर हर्षोल्लास करते हैं ठहाके लगाकर। असल युद्ध तो वे लड़ते हैं जिन्हें आस रहती है कि युद्ध कभी ना हो। असल युद्ध वे लड़ते हैं जिन्हें आस रहती है कि युद्ध कभी ना हो, जो चिट्ठियों की डोरी में लपेटकर प्यार भेजती है। बिरह के अगन में झुलसते हुए प्रेत के चांद को दूर से ही एक साथ देखते हैं। अनायास बहती अश्रुधारा को व्यर्थ छुपाते हुए बेचैनी और शंका के भंवर में बस डूबते और डूबते चले जाते हैं। युद्ध तो उनका होता है। राजनीति के हठकारिता को बिना समझे नियति मान लिया जाता है। असल युद्ध उनका होता है। असल युद्ध उनका होता है जिनके लिए बारूद बस रोटी का अंतिम साधन बनता है। दबे स्वर से प्रार्थना गूंजती है जिन प्रार्थना गृहों में, सिसकते सिसकते हिमखंड पिघलते नहीं। युद्ध वहां होता है। अथवा यूं माने किसी की प्रतीक्षित कुशल वार्ता के लिए बेचैनी बेबसी बेबाक होती है अंधेरे में। उस अंधेरे से कभी पूछा जाए तो जाने युद्ध होता क्या है। युद्ध उनका होता है थमे हुए वक्त के एकांत में अंदर से टूट बिखर कर भी हौसला बनते हैं। हौसले होते हैं पोशीदा, कपाल में रेखांकित उम्र भर की प्रौढ़ता। युद्ध की नियति तो हर पक्ष के लिए एक ही होता है। बांटा तो यूं बांटा, ना हम अलग रहे ना मिल पाए, बस मृत्यु पर हर्षोल्लास करते हैं ठहाके लगाकर। युद्धोन्माद कभी युद्ध में नहीं जाते। धन्यवाद। और एक कविता पढ़ूंगी जिसका शीर्षक है स्त्री। हमने चाहा तुम्हारे लिए पेड़ बनना, हमने चाहा तुम्हारे लिए पेड़ बनना, देना चाहा गहन छांव, जीवन की धूप है कंटीली बहुत। तुम में झड़ जाना चाहा सबसे खूबसूरत रंगों के फूल बनकर। कृत्रिम रंगों से भरे जमाने के इस बाजार में अंजूरी भरकर देना चाहा सारे रंग। तुम्हारे हथेली पर मेरी आत्मा का आदिमतम फल देना चाहा। मुझे उगना था उस बंजर भूमि पर, फैलाने के लिए तुम्हारे जीवन में हरियाली और सजीवता। जाने अनजाने में किए जाने वाले पापों की उपज, तुम्हारी पीड़ा और यातनाओं के मुक्ति पथ के लिए एक राह बन जाना चाहा। पत्थर तोड़कर मैंने सींचना चाहा, ये जानते हुए भी कि पत्थरों में होता नहीं है जीवन। भ्रम विभ्रम को जानते हुए भी चुना भ्रम को जीना। भ्रम ये कि पत्थरों पर फूटेगी कभी कोपले। यथार्थ को मानते मानते अब इतने दूर आ गए हैं कि भूल गए संजोए जाते हैं सपने कैसे। रेत सा फिसल रहा वक्त और अनंत, अंततः अंततः तुम्हारे अपवाद और घृणा मुझे समृद्ध करती है। मुझे चीरती तुम्हारी हीन दृष्टि सदी की सबसे शौर्यशाली स्त्री के रूप में उभारती है। देखो तुम्हारे अहम ने कितना लाचार कर दिया है तुम्हें। तुम्हारे शब्द प्रहार से बार बार मेरा नवोन्मेष होता है। तुम्हारे अपवाद और घृणा मुझे समृद्ध करती है, सदी की सबसे शौर्यशाली स्त्री के रूप में उभरती है। धन्यवाद।
क्या और बहुत समय है या फिर? बहुत अच्छी कविताएं हैं, और छोटी सी हो तो आप सुना सकती हैं। ठीक है। इसका शीर्षक है मैं लौट आऊंगी। एकांत के भय से झकझोरती रातें, सलवटों से लिपटी रातें, प्रीत के दिए से रोशन रातें, कांपती रूंधी रातें, आओ जाने से पहले इन वादियों में खो जाएं और ढूंढ लें खुद को। उस ऊंची चोटी के सुडोल साल के छांव में लिखे फसाने, चुराकर अपने ही हिस्से के कुछ लम्हे, अपने ही किस्मत के लकीरों से बसंत के आयोजन में आओ जाने से पहले पा ले खुद को, ताकि प्रेम लिख पाए खो जाने से पहले। मैं कभी तुम्हारी यादों को मलिन नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, लेकिन छुपा कर रखूंगी थोड़ी सी जगह। जब अवचेतन मन डाल से झड़े हुए पत्तों के स्याह छाओं का पीछा करेगी, मैं लौट आऊंगी हमारे प्रेम की धरती में बारिश के बूंदों की तरह, सर्द सी हवा का झोंका जब हमारे प्रेम के वसंत को खुशबू की तरफ बहा लाएगी। हमारे बिछड़ते ही मर जाएगी वो नदी जिनसे दुआओं में मांगा करते हैं कि रोशन रहे प्रीत के दिए, प्रार्थनाओं के अश्रु से भिगो देते हैं जिस थमे वक्त के एकांत को, जिस कारण बहार रुलाती है एक गीत गाती कोयल को, शोकाकुल अरण्य में पत्तों के लौट आने के चक्रवत परिक्रमा को निहारते निहारते झर जाते हैं बर्फ के फूल। उसके बाद मैं लौट आऊंगी हमारे प्रेम की धरती में बारिश के बूंदों की तरह, सर्द सी हवा का झोंका जब हमारे प्रेम के बसंत को बहा लाएगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविताएं कविता जी। मैं तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी, भूल गई कि मुझे बोलना भी है। बहुत बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आपका। हम जलकर भी छोड़ जाएंगे अपनी रोशनी। हम औरतों के लिए ये एक वाक्य बहुत ही ऊर्जा भरा हुआ वाक्य है। बहुत शानदार। अनीता जी, क्या हम लोग 20-20 मिनट का समय दे रहे हैं? हाँ आपको ठीक है, भी 10-15 मिनट नहीं, तो हम 15 मिनट रख सकते हैं। 15 मिनट रख सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। मतलब कि उसको 10 से 15 के बीच में हम कर लें, तो कर अगर लें। कभी थोड़ा टाइम बचेगा तो एक राउंड और एक-एक कविता का चला लेंगे बाद में। ठीक है, ठीक। तो आसाम की तरफ से अब हम महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। सुरेखा पैठणे जी हमारे साथ में जुड़ी हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं सुरेखा जी। अनीता जी, मुझे लग रहा है सुरेखा जी नहीं जुड़ी हैं क्या, या मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। सुरेखा जी आ गई। सुरेखा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुरेखा जी, आपका माइक अभी मुझे आवाज आ रही थी। थोड़े टेक्निकल इशू की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, अच्छी आ रही है। जी। थैंक यू सो मच। अब मैं इस मंच पे आपको ही आवाज दे रही हूँ। सुरेखा जी ने मराठी साहित्य की ये सक्रिय
कवित्री, उद्घोषिका और वक्ता हैं। कल्याण के बाप गांव, जिला ठाणे, महाराष्ट्र में आप रहती हैं। साहित्य और सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपका कविता संग्रह जेव्हा ती बोलू लागते, यही है, प्रकाशित हो चुका है मराठी में। जी विभिन्न जी पत्रिकाओं में लेख आपके प्रकाशित होते रहे हैं। जी। इसके अतिरिक्त आपकी उपलब्धियां अनगिनत हैं। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, व्याख्यान और चर्चाओं में आप निरंतर भाग लेती रहती हैं। स्त्री स्वतंत्रता और मानवतावादी मूल्यों का आप प्रचार प्रसार करती रहती हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ सुरेखा पैटने जी को, जो कि महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़ी हैं, आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपनी रचनाओं से हम सबको समृद्ध करें। आपका स्वागत है सुरेखा जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अनीता दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतना सुंदर मंच उन्होंने हम सभी को एक तार से जोड़ने के लिए उपलब्ध कराया। कहाँ नेहा थी, कहाँ अवंतिका थी, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मानो यहाँ वहां से उन्होंने चुन चुन के हमको एक जगह पे लाया और लगातार 3 दिनों से वो ये कर रही है। तो अनीता दीदी, हैट्स ऑफ यू, थैंक यू सो मच हम सभी को जुड़ाने के लिए। और सावित्रीबाई फुले जी, जो हमारी माँ है, जो हमारी हमारी आत्रे की माँ है, उसको कहा जा सकता है। उनके स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर मैं मेरी पहली रचना आपके सामने रखना चाहती हूँ। अवंतिका जी, स्वागत है आपका। जी। हमारे तरफ फेंके गए हर पत्थर का जवाब तुम हो सावित्री माई। इतिहास की अंधेरी गलियारों का उजला ख्वाब तुम हो सावित्री माई। तुमने उठाया एक कदम और बह गई इस मनुवाद की पुश्तैनी धरोहर। तुमने उठाया एक कदम और ढह गई इस मनुवाद की पुश्तैनी धरोहर। तुम्हारी जलाई एक लौ से रोशन हुई न जाने कितनी सदियां। तुमने उठाए सवाल धर्म ग्रंथों के पाखंड पर। तुमने उठाए सवाल धर्म ग्रंथों के पाखंड पर। तुमने धक्के देकर तोड़े शिक्षा पर लगे तालों। तुमने रोका उस तरह उठाकर विधवा का मुंडन करने वाले हाथों को। तुमने रोका उस तरह उठाकर विधवा का मुंडन करने वाले हाथों को। तुमने खुले के अपने घर के द्वार, अनचाही संतानों का बोझ उठाए अपने ही घर से बेघर हुई बेटियों के लिए। सावित्री माई, तुम न थी केवल ज्योतिबा की परछाई। सावित्री माई, तुम न थी केवल ज्योतिबा की परछाई, तुमने अपने कंधों पर उठाई अपने हिस्से की जिम्मेदारी। सावित्री बाई, तुम न थी केवल ज्योतिबा की परछाई, तुमने अपने कंधों पर उठाई अपने हिस्सों की जिम्मेदारी। भूखमरी से बेहाल लोगों को अन्न छत्र में रोटियां सेकती हुई सावित्री माई। भूखमरी से बेहाल लोगों को अन्न छत्र में रोटियां सेकती हुई सावित्री माई। प्लेग की महामारी से पीड़ित मरीजों को अपने पीठ पर लादे हुए तुम किसी युद्ध में लड़ने वाली वीरांगना से कम न थी सावित्री माई। तुम हमारे लिए केवल एक इतिहास का पात्र मात्र नहीं हो सावित्री माई। तुम हमारे लिए इतिहास का केवल पात्र नहीं हो सावित्री माई, तुम समूचे स्त्रियों की चेतना का अटूट हिस्सा हो। तुम्हें शतशाह नमन। थैंक यू। दूसरी कविता लेनी है? हाँ बिल्कुल। जी जी जी, थैंक यू। तो मैं मेरी दूसरी रचना आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। संघर्ष शीर्षक है उसका। मेरा संघर्ष तेरा न हुआ तो क्या खाक तुमने मुझसे प्यार किया। मेरा संघर्ष तेरा न हुआ तो क्या खाक तुमने प्यार किया। मेरे चूल्हे की आंच पर तेरे हाथ न सेंके तो क्या खाक तुमने मेरा साथ दिया। मेरे घर तक जो सड़क आती थी, मेरे घर तक जो सड़क आती है, जो गलियां तुम्हें मुझ तक लाती थी, वो अब वहीं पड़ी हुई है किसी मोड़ पर। शायद तुम्हें अपने हिस्से की छाव ने रोक लिया होगा। शायद तुम्हें अपने हिस्से की छाव ने रोक लिया होगा। तुम्हारी ये छाव सदा बरकरार रहे।
तुम्हारी ये छाव तुम पर सदा यूं ही बनी रहे। सॉरी। तुम्हारी ये छाव तुम पर सदा बनी रहे। मैं मेरे हिस्से की धूप में मेरा ही तर्पण कर रही हूँ। तुम्हारी ये छाव तुम पर सदा बनी रहे। माफ कीजिएगा। तुम्हारी ये छाव तुम पर सदा बनी रहे। मैं मेरे हिस्से की धूप में मेरा ही तर्पण कर रही हूँ। सुनो अब ये प्यार व्यार की दुहाई। सुनो अब ये प्यार व्यार की दुहाई। ये तुम्हारे कागजी अशहार तुम अपने पास ही रखो। सुनो अब ये प्यार व्यार की दुहाई। ये तुम्हारे कागजी अशहार तुम अपने पास रखो। हो सकता है जिनके पेट भरे हुए हैं उनको वो अपने लगे। हो सकता है जिनके पेट भरे हुए हैं उनको वो अपने लगे। और हाँ साहब, खाली पेट न तो कविता भाती है और न ही कवि मन को रिश्ता है। खाली पेट न तो कविता भाती है और न ही कवि रिश्ता है। थैंक यू। आप चाहें तो एक कविता और रख सकती हैं, ओके 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 ओके। अभी समय है आपके पास। जी जी चलेगा। कविता का शीर्षक है इत्रनामा। एक इत्र की शीशी जो खो गई थी कहीं, सुबह के किरणों की झिलमिलाहट में हाथ लगी। एक इत्र की शीशी जो खो गई थी कहीं, सुबह के किरणों की झिलमिलाहट में हाथ लगी। पता नहीं कैसे पर होठों पे मुस्कान से बिखर पड़ी। पता नहीं कैसे होठों पर मुस्कान से बिखर पड़ी और मेरी सुबह खुशबू में डूब गई। तेरे सांसों की महक मेरे पूरे बदन में कौंध गई। तेरे सांसों की महक मेरे पूरे बदन में कौंध गई। तेरा ख्याल आया तो मैं इत्र से महक उठी। बंद शीशी सा ये रिश्ता अब न जाने कौन से पायदानों पे खड़ा है। बंद शीशी सा ये रिश्ता न जाने अब कौन से पायदानों पे खड़ा है। वही हूं मैं, वही है तुम, न जाने बल कहाँ पे पड़ा है। बंद शीशी सा ये रिश्ता न जाने कौन से पायदानों पे खड़ा है। वही हूं मैं, वही है तुम, न जानो बल कहाँ पे पड़ा है। किसकी कस्में खाए अब कौन सी रस्में उठाए। किसकी कस्में खाए अब कौन सी रस्में उठाए। ये जो वफा की बातें हैं इसे कौन सी तराजू में तोले। चलो ना फिर से उसी दरगाह की चौखट पे चले। चलो ना फिर से उसी दरगाह की चौखट पे चले जहां पे इत्र से मजार भी महके। जहां पे इत्र से मजार भी महके। अपने रिश्तों को चादर में ताने, अपने रिश्तों को चादर में ताने। हम फिर से खुशबू को दुआ करें। हम फिर से खुशबू की दुआ करें। थैंक यू। वाह, बहुत एक और लेना है। छोटी सी सुना सकती हैं। जी अब अनिता जी ने टाइम सेट कर दिया है तो मुझे लग रहा है सबको उतना समय मिलना चाहिए। जी 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 जी। एक बार देखा था झेलम को पहाड़ों के सीने से उतरते हुए। एक बार देखा था झेलम को पहाड़ों के सीने से उतरते हुए। न जाने कितने जन्म मेरे जम गए थे उसके पानी तले। एक बार देखा था झेलम को पहाड़ों के सीने से उतरते हुए। घाटी की हर झील से बहता है एक दर्द। घाटी की हर झील से बहता है एक दर्द। घाटी से निकली हर चीख को सहता है ये दर्द। चनारों के बीचों बीच चीरते हुए मेरे आंचल में उतर आए थे दरख्तों के शाख से गिरते हुए कई 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 ख्वाब। चनारों को बीचों बीच चीरते हुए मेरे आंचल में उतर आए थे दरख्तों की शाख से गिरते हुए कई ख्वाब। एक बार देखा था मैंने झेलम को ओझल सा उन ख्वाबों को किनारे लगाते हुए। एक बार मैंने देखा था झेलम को पहाड़ों के सीने से उतरते हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सुंदर कविताएं। जी शुक्रिया।
सावित्री बाई फुले का योगदान तो इतना ज़्यादा है हम महिलाओं के जीवन में कि हम कभी उससे ऋणी हो ही नहीं सकते हैं। हमारे समय का एक दस्तावेज, एक फिल्म भी आई थी फूले पे, जो शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। बहुत कम समय के लिए लगी थी वो। हमारे सामने बहुत सारे सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारे लिए ज्ञान की देवी कौन होनी चाहिए। ये आज सवाल हम सभी को एक तरह से सच्चाई से रूबरू भी कराता है कि जिन्होंने हमें कलम पकड़ना, अक्षरों से परिचय करना, हम महिलाओं को खास तौर पे, हम तो घर के अंदर बंद थी, हमारे पास तो वो सुविधा भी नहीं थी कि हम बाहर निकल के अपनी बात कह सकें। घर के भीतर ही कह लें, वही बहुत बड़ी बात थी, बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात। और उस समय जब हम आज भी बहुत कुछ सोच समझ के बोलते हैं या नहीं बोल पाते हैं, कितना मुश्किल रहा होगा सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले, उनके लिए कितनी कठिनाइयाँ, उसका अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते हैं कि जो उन्होंने रास्ता हमें दिया वो कितनी कठिनाइयों और कितने संघर्षों के बाद हमें मिला है। आज तो हमें वो बहुत सरल लगता है, लेकिन उनके समय में बहुत कठिनाइयों भरा रहा। और बहुत अच्छी कविताओं से आपने हमें परिचय करवाया है। तो अब अपने इस कार्यक्रम की अगली रचनाकार को मैं बुलाना चाहती हूँ। जब दस्तक देते हैं गम जिंदगी की दहलीज पर, जब दस्तक देते हैं गम जिंदगी की दहलीज पर, अक्सर झरोखों से झांकती हैं उम्मीद। ये कविता की लाइनें जिस कवित्री की है उनका नाम है ममता जयंत जी। ममता जी नई पीढ़ी की लेखिका हैं और आपका एक संक्षिप्त परिचय है कि आपका जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, लेख प्रकाशित होते रहे हैं। बाल सुमन माला नाम से एक बाल कविता संग्रह भी आपका प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त मनुष्य ना कहना शीर्षक से एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। ममता जी को 2024 में राष्ट्रीय बाल हितैषी सम्मान मिला है। तो मैं अब अनुरोध करती हूँ ममता जैन जी से, जो दिल्ली से हमारे बीच जुड़ी हैं, कि वे आएं और अपनी कविताएं हमें सुनाएं। ममता जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सुधीजनों को मेरा सादर नमस्कार। मेरी आवाज आप लोग सही से सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल साफ आ रही है। ठीक है। उसके बाद सृजन साहित्य संवाद मंच का आभार कि अपने शब्दों को आवाज देने का अवसर दिया। अनीता जी का आभार कि यहाँ इतना सुंदर मंच उन्होंने दिया हम लोगों को आपस में संवाद करने के लिए। और अपनी पुरखिन सावित्री बाई फुले जो कवि, कथाकार, शिक्षाविद, साहित्यकार और समाज सुधारक रही हैं, उनको नमन करते हुए मैं अब सीधे कविता पर आती हूँ। मेरी पहली कविता जो हम इन दिनों त्रासदी देख रहे हैं युद्ध की, युद्ध में मारे गए उन बच्चों को समर्पित है। कविता का शीर्षक है युद्ध की भूमि पर। युद्ध की भूमि पर उमंग नहीं, उल्लास नहीं, उत्साह नहीं, उजास नहीं, चीखे ही चीखे हैं, धुआं ही धुआं। चीखे ही चीखे हैं, धुआं ही धुआं। फैली है धुंध चारों ओर, फैली है धुंध चारों ओर। बिलख रहे हैं बच्चे रक्त रंजित जमी पर, कर रहे हैं क्रंदन बेतरह। वे क्या गाते हैं, किसे बुलाते? वे क्या गाते हैं, किसे बुलाते? अलापते हैं कौन सा गान? उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता उनका क्या खोया है और क्या पाना है। उन्हें नहीं पता उनका क्या खोया है और क्या पाना है, मगर तल्लीन है वे, मगर तल्लीन है वे इस कदर खोज में कि जैसे तप रही है धरती, कि जैसे बह रही है नदियां, कि जैसे खिल रहे हैं फूल। कि जैसे तप रही है धरती, कि जैसे बह रही है नदियां, कि जैसे खिल रहे हैं फूल, कि जैसे पक रही हैं फसलें, जैसे झर रहे हैं पात।
और शत्रु बो रहे हैं बीज लगातार, और शत्रु बो रहे हैं बीज लगातार। ठीक वैसे ही उग रही हैं उनके भीतर भी उम्मीदें, ठीक वैसे ही उग रही हैं उनके भीतर भी उम्मीदें। ना मालूम वे क्या खोजते किसे तलाशते हैं, ना मालूम वे क्या खोजते किसे तलाशते हैं। इन लाशों के बीच की खोज खत्म ही नहीं होती, की खोज खत्म ही नहीं होती। ये थी कविता युद्ध की भूमि पर। अब मेरी अगली कविता समर्पित है सावित्रीबाई फूले जी के लिए, स्वागत है। जो इतना संघर्ष झेलते हुए और बहुत गुलेलें खा खा कर, पत्थर खा खा कर भी वो आगे बढ़ती रही। तो उनके नाम, कविता का शीर्षक है बहेलियों के नाम। जब तुम हमारी अयोग्यता की बात करो तो अपने उस अनाचार की भी करना जिससे तुम साधते रहे निशाना, और हम होते रहे शिकार तुम्हारी गुलेलों का, हम होते रहे शिकार तुम्हारी गुलेलों का। सोचना उन अंधेरों के बारे में जिनका स्याहपन तुम्हें छू तक नहीं गया, सोचना उन अंधेरों के बारे में जिनका स्याहपन तुम्हें छू तक नहीं गया। देखकर हमारी चमकीली आंखें मत समझ लेना सुख का पर्याय, देखकर हमारी चमकीली आंखें मत समझ लेना सुख का पर्याय। हो कोई पैमाना सच का तो मापना हमारे उस द्वंद को जो उपजा है तुम्हारी छद्म से। हो कोई पैमाना सच का, हो कोई पैमाना सच का तो मापना हमारे उस द्वंद को जो उपजा है तुम्हारे छद्म से। न देखना सिर्फ देखने के लिए, पढ़ना एक बार समझने के लिए, न देखना सिर्फ देखने के लिए, पढ़ना एक बार समझने के लिए। अगर समझ सको तो तोड़कर अपना माया जाल, याद करना वो पसीना जिसे तुम भूल चुके हो, याद करना वो पसीना जिसे तुम भूल चुके हो। ये थी कविता पहेलियों के नाम। एक कविता और पढ़ती हूँ। मनुष्य न कहना, ये मेरे संग्रह की शीर्षक कविता है, सुनाती हूँ। अभी मैंने पेश नहीं किए अपने मनुष्य होने के वे सारे प्रमाण जो जरूरी है मनुष्य बने रहने को, जो जरूरी है मनुष्य बने रहने को। इसलिए तुम मुझे मनुष्य न कहना, इसलिए तुम मुझे मनुष्य न कहना। न कहना खग या विहग क्योंकि उड़ना मुझे आया नहीं, न कहना खग या विहग क्योंकि उड़ना मुझे आया नहीं। मत कहना नीर झीर या समीर भी क्योंकि उनके जैसी शुद्धता मैंने पाई नहीं, क्योंकि उनके जैसी शुद्धता मैंने पाई नहीं। ना देना दुहाई धरा या वसुधा के नाम की, ना देना दुहाई धरा या वसुधा के नाम की, क्योंकि उसके जैसी धीरता मुझ में समाई नहीं। हाँ, कुछ कहना ही चाहते हो, पुकारना चाहते हो संबोधन से, तो पुकारना तुम मुझे एक ऐसे खिलौने की तरह जो टूटकर मिट्टी की मानिंद मिल सकता हो मिट्टी में, जल सकता हो अनल में, बह सकता हो जल में, उड़ सकता हो आकाश में, उतर सकता हो पाताल में। ताकि तुम्हारे सारे प्रयोगों से बचकर मैं दिखा सकूं अपनी चिरपरिचित मुस्कान, दुखों से उबरने का अदम्य साहस और एक संवेदनशील हृदय। बावजूद इसके बची रहूं आखिरी उम्मीद की तरह, बावजूद इसके बची रहूं आखिरी उम्मीद की तरह। इसके सिवा एक मनुष्य और देव ही कह सकता है अपनी मनुष्यता के साक्षी। ये थी कविता मनुष्य न कहना। समय हो तो एक दो कविता और पढ़ दूं? हाँ, पढ़ सकते हैं। ठीक है। कविता का शीर्षक है प्रेम। सबसे निश्चल मन सबसे ज्यादा चले गए, सबसे निश्चल मन सबसे ज्यादा चले गए, कुचले गए सबसे निर्मल मन बेहद निर्ममता से। प्रेम सौंपा था जिन अंजुरियों ने हंसकर, उन्हीं हथेलियों ने पोंछे अकेले में आंसू। दिए जिसने सबसे ज्यादा दुख, दिल सबसे ज्यादा शुक्रगुजार रहा उसका। दिया जिसने सबसे ज्यादा दुख, दिल सबसे ज्यादा शुक्रगुजार रहा उसका। किया जिसने सबसे ज्यादा दरकिनार, झुका सजदे में उसी के बार बार, झुका सजदे में उसी के बार बार, रहकर ईमानदारी में रत। प्रेम में हारे हुए मन सबसे ज्यादा तृप्त मिले, प्रेम में हारे हुए मन सबसे ज्यादा तृप्त मिले। चिपट कर रह गए एक दिन किताबों से दीमकों की तरह। नहीं सीख पाए वे सही को सही, गलत को गलत कहना।
वे पढ़ते रहे प्रेम में सिर्फ दुआएं, वे पढ़ते रहे प्रेम में सिर्फ दुआएं। एक अगली कविता है मन की ऊसर भूमि। उग आए हैं मन की ऊसर भूमि पर झाड़ झंकार और खरपतवार, बढ़ रहे बिना खाद पानी दिन ब दिन, बढ़ रहे बिना खाद पानी दिन ब दिन। उखाड़ फेंकना चाहती हूँ उन्हें, उगाना चाहती हूँ एक अनोखी फसल, उखाड़ फेंकना चाहती हूँ उन्हें, उगाना चाहती हूँ एक अनोखी फसल, बोना चाहती हूँ ऊसर भूमि पर संभावनाओं के बीच, डालकर संवेदनाओं का खाद लगाकर कल्पना के कीटनाशक, डालकर संवेदनाओं का खाद लगाकर कल्पना के कीटनाशक, करना चाहती हूँ आत्मा की सिंचाई शील के जल से, करना चाहती हूँ आत्मा की सिंचाई शील के जल से, कि हो एक ऐसी नस्ल तैयार लहलाएं जहां प्रेम के पौधे, रहकर जिनकी आबो हवा में हम समझ सकें वक्त की नाजुकता को, हृदय की भावुकता को, जीवों की व्याकुलता को, और मनुष्य की मनुष्यता को, और मनुष्य की मनुष्यता को, कि प्रेम की यह हरियाली बिखर कर रह जाए अपनी उत्कृष्टता में, कि प्रेम की यह हरियाली बिखर कर रह जाए अपनी उत्कृष्टता में, और तुम कह सको एक सार्थक खेती, और तुम कह सको एक सार्थक खेती। एक कविता और पढ़ती हूँ, समय बाद में पूछूंगी। कविता का शीर्षक है माइग्रेन। आ जमा होता है दुनिया का सारा दर्द माथे की महीन कोर में, आ जमा होता है दुनिया का सारा दर्द माथे की महीन कोर में, कि सिकुड़कर रह जाती है पेशानी, कि सिकुड़कर रह जाती है पेशानी, बैठता कभी दाएं कभी बाएं संत, आता है बिना पदचाप बगैर दस्तक दिए, आता है बिना पदचाप बगैर दस्तक दिए, ना आहट होती है ना पता चलता, ना आहट होती है ना पता चलता, चुप्पी इतनी गहरी कि होकर रह जाती हूँ कैद दर्द की एक अनकही दुनिया में, चुप्पी इतनी गहरी कि होकर रह जाती हूँ कैद दर्द की अनकही दुनिया में, एक अदृश्य हथौड़ा करता है सन्नाटे पर वार, एक अदृश्य हथौड़ा करता है सन्नाटे पर वार, फैलता है दुख का आलोक एक नए रंग में, बिगाड़ता चमक करता वजूद को फीका, बिगाड़ता चमक करता वजूद को फीका, एक गूंज भीतर पसर जाती है, एक गूंज भीतर पसर जाती है, खो जाती अंधेरों की असंख्य गलियों में, होकर उजालों से दूर बहुत दूर, होकर उजालों से दूर बहुत दूर, उठती गिरती सांसें मृत्यु का आभास देती हैं, उठती गिरती सांसें मृत्यु का आभास देती हैं, बचाने को जिंदगी तलाशती हूँ औषधि, बचाने को जिंदगी तलाशती हूँ औषधि, कि सामने पसरा अंधेरा ले जाता है एक अनजान सुरंग की ओर, कि सामने पसरा अंधेरा ले जाता है एक अनजान सुरंग की ओर, सुलग रहा है जहां बम के गोलों सा कुछ, फूट रहे हैं जो अपने आवेश में, फूट रहे हैं जो अपने आवेश में, करते शोरगुल होते धुआं धुआं, करते शोरगुल होते धुआं धुआं, नहीं देती जिनकी धमाधम सुनाई, नहीं देती जिनकी धमाधम सुनाई, किसी को नहीं किसी को भी नहीं, किसी को नहीं किसी को भी नहीं, करीब बैठे नातेदारों को भी नहीं, दिल अजीज दोस्त को भी नहीं, करीब बैठे नातेदारों को भी नहीं, दिल अजीज दोस्त को भी नहीं, यहाँ तक कि नीम हकीम को भी नहीं, यहाँ तक कि नीम हकीम को भी नहीं, भोर की रोशन उदास या कि स्याह रातों में आने वाला यह अंधेरा धकेल देता है जिंदगी को पीछे कहीं पीछे, भोर की रोशन उजास या कि स्याह रातों में आने वाला यह अंधेरा धकेल देता है जिंदगी को पीछे कहीं पीछे, अंधेरे की इस लय में छूट जाते हैं न जाने कितने ही काम, अंधेरे की इस लय में छूट जाते हैं न जाने कितने ही काम, बिछुड़ जाते हैं न जाने कितने ही साथी, चले जाते हैं दूर बहुत दूर छोड़कर अपने निशान, चले जाते हैं दूर बहुत दूर छोड़कर अपने निशान, बाज दफा छूटने लगती है जिंदगी भी हाथों से, बाज दफा छूटने लगती है जिंदगी भी हाथों से, मगर इस अंधेरी गुफा में मौत नहीं आती सिर्फ टीस आती है, मगर इस अंधेरी गुफा में मौत नहीं आती सिर्फ टीस आती है, बिना घाव लिए कराती एहसास गोया मार रहा जो कोई हौले हौले, गोया मार रहा जो कोई हौले हौले, ना मालूम वबा है सजा है खता है या कुछ और,
ना मालूम वबा है, सजा है, खता है या कुछ और। ये थी कविता माइग्रेन। अब बताइए मुझे कि समय है और पढ़ी जा नहीं, सकती है। अब अगले राउंड में हम आपको सुनते हैं। ठीक अभी है, हमारे पास एक कवित्री और बची हैं। ओके। अगले राउंड में हम आपसे सुन लेते हैं। हमने तो दुनिया को बुद्ध दिए, लेकिन दुनिया में जो आज हाहाकार मची हुई है। सभी जानते हैं युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। फिर भी आज चारों तरफ आपने युद्ध की कविता सुनाई और सावित्री बाई फुले पे सुनाई। बहुत अच्छी कविताएं आपकी। सावित्री बाई के योगदान को तो हम बार बार याद करेंगे और हमेशा याद करते रहेंगे। सारी कविताएं आपकी बहुत अच्छी थी। अब मैं उनको आमंत्रण देने जा रही हूँ जिनको सुनने के लिए मैं भी बेचैन क्या हूँ, मैं भी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी कई कविताएं मैंने पढ़ी हुई भी हैं और उनके नाम से भी परिचित हूँ मैं। नेहा नरूका जी, और स्त्रीवादी दृष्टिकोण की कविताओं के लिए वो जानी जाती हैं और समकालीन हिंदी कवित्री हैं। मैं उनका एक छोटा सा परिचय रखती हूँ। नेहा नरूका जी का जन्म ग्राम उदौतगढ़, जिला भिंड, मध्य प्रदेश में हुआ है। आपका पहला कविता संग्रह फटी हथेलियां 2023 में प्रकाशित हुआ। हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और वेब पोर्टल पर कविताओं का प्रकाशन होता रहा है। 2024 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का बागीश्वरी सम्मान आपको मिला है। वर्तमान में आप श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया महाविद्यालय, कोलारस, शिवपुरी में अध्यापन कर रही हैं। आपको मैं आपकी कुछ पंक्तियों से ही बुला रही हूँ। ये कविता तो काफ़ी बड़ी है, मुझे लग रहा है कि मैं कम बोलूँ, आपको सुनने का ज़्यादा मौका जिससे हमें मिल सके। आपकी कविता की कुछ लाइनें हैं कि मेरी दोस्त जब कोई तुमसे सिर्फ फूल पत्तियों की बातें करे, मेरी दोस्त जब कोई तुमसे सिर्फ फूल पत्तियों की बातें करें तो सतर्क हो जाना, ज़्यादा मीठा बोलने वाले अक्सर सबके हिस्से की मिठाई खुद खा जाते हैं। इन पंक्तियों को लिखने वाली नेहा नरूका जी, आप आएं और अपनी कविताओं से हमें रूबरू कराएं। आपका स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। आवाज ठीक से आ रही है? जी, बिल्कुल साफ आ रही है। सावित्रीबाई फुले जी का स्मृति दिवस है, तो एक कविता है मुक्ता साल्वे। मुक्ता साल्वे जो उनके विद्यालय में पढ़ती थी। जी जी। ईश्वर ने 11 वर्ष की एक अछूत कन्या का घर खिलौनों से नहीं भरा। ईश्वर ने घर की जगह पर उसका हृदय चुना और उसे मांग महार की पीड़ा से भर दिया। ईश्वर के खेल के मैदान उसके लिए नहीं थे, उसके लिए थी ईश्वर द्रोहियों के द्वारा खोली गई पाठशालाएं, जहां उसने पाई ईश्वर से और ईश्वर के अनुयायियों से प्रश्न पूछने की शिक्षा कि जब ईश्वर के वेद उसके लिए नहीं है तो वह क्यों माने उनमें लिखे अक्षरों को। मुसलमानों के लिए ईश्वर ने कुरान लिखी, ईसाइयों के लिए ईश्वर ने बाइबल लिखी, ब्राह्मणों के लिए ईश्वर ने वेद लिखे, दलितों के लिए ईश्वर ने कुछ नहीं लिखा। क्या ईश्वर इतना पक्षपाती था? अगर था तो उस अन्यायी ईश्वर की फिक्र मुक्ता साल्वे क्यों करे? क्यों कर खुश हो उन पेशवाओं की तथाकथित वीर रस प्रधान कथाओं पर कि जिन्होंने मांग और महार के सिरों से गेंद बल्ले सखेला, कि जिनके महलों की नींव में दलितों की हड्डियां गड़ी हैं और जिनके कारण गर्भवती स्त्रियां भूख और पीड़ा से तड़प कर मर गई, कि जिनके कारण बच्चों की पीठ पर कोड़ों की मार के निशान हैं। मुक्ता साल्वे ऐसे ईश्वर, ऐसे राजाओं और ऐसे बर्बर अनुयायियों की भावनाओं के आहत होने की चिंता क्यों करे?
इसलिए मुक्ता साल्वे अपने अक्षर लिखती है, अपने शब्द बनाती है और उनमें अपने अर्थ भरती है। उन अर्थों को खोलने में तुम्हारा द्विज दिमाग तब भी असमर्थ था और अब भी असमर्थ है। अगर अपने पूर्वजों के कृत्यों पर सचमुच शर्मिंदा हो तो शर्म को अपनी आंखों में लेकर आओ और मुक्ता साल्वे से माफी मांगो, क्योंकि वो शर्म अब भी तुम्हारी आंखों में नहीं दिखती। सुन रहे हो ना? गोखले, आप्टे, त्रिमकाजी, अंधाला, पंसारा, काले, बेहरे इत्यादि मुक्ता साल्वे से माफी मांगो। इस कविता का शीर्षक है जवान लड़की की लाश। लाश लाश लाश, छुन्ने मामा के खेत पर लाश। मर्द खेत की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर भागने लगे। औरतें एक जगह इकट्ठी होकर खुसर खुसर करने लगी। बच्चे खेल रहे थे, उन्हें लगा यह भी कोई नया खेल है। वे भी भागने लगे। भागते भागते मर्द आगे निकल गए, बच्चे पीछे रह गए। बच्चे पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहे थे, पर आखिर थे तो बच्चे। रास्ते में उन्हें तरबूज के खेत मिले, खरबूज के खेत मिले, कच्चे आम के पेड़ मिले, पर उन्होंने किसी भी फल को ललचा कर नहीं देखा। वे बस भागते रहे। उन्हें लाश देखनी थी। उन्हें लगा लाश आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज की तरह होगी। उन्हें लगा लाश आसमानी झूले की तरह होगी। उन्हें लगा लाश तेज धूप, तेज बारिश या फिर तेज हवा की तरह होगी। थोड़ी देर बाद वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। परती पड़े एक खेत पर एक जवान औरत की लाश पड़ी थी। उसने नींबू रंग का एक सुंदर सलवार सूट पहना था। उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी थी। उसके हाथ पैर के नाखूनों में मैरून रंग की नेल पॉलिश लगी थी, जो आधी आधी छूटी थी। उसने पैरों में बिछिया नहीं पहने थे। उसके हाथों में कांच की चूड़ियां नहीं पहनी थीं। मर्दों ने इससे तय किया, जवान लड़की की लाश है। बच्चे देखने लगे। लाश का मुंह न काला था न भूरा। बच्चे देखने लगे। लाश के मुंह पर न रोने का भाव था न हंसने का। बच्चे देखने लगे। लाश के गले पर सूखा हुआ खून था। बच्चे देखने लगे। लाश के पास एक मैली सी चप्पल थी। बच्चे डर गए। तो लाश मम्मी, बुआ, चाची, दीदी की तरह होती है। बच्चे भाग आए और अपनी अपनी माओ की गोद में दुपक गए। उन्होंने मन ही मन तय किया कि अब कभी नहीं जाएंगे लाश का खेल देखने। क्या देखा, क्या देखा। बच्चे एक स्वर में बोले, जवान लड़की की लाश। मार डाला, फेंक डाला, औरतें आपस में बोली। मार डाला, फेंक डाला, औरतें आपस में बोली। किसने मारा? कोई बोली बाप ने मारा, कोई बोली भाई ने, कोई बोली जीजा ने मारा, कोई बोली प्रेमी ने। कहाँ मारा? रेल में मारा, घर में मारा, बाग में मारा। कहाँ की थी? कोई बोली गांव की थी, कोई बोली शहर की थी। औरतें देर तक लाश का गीत गाती रहीं। बच्चे लाश का गीत सुनते सुनते सो गए। उन्हें फिर ख्वाब भी आए और जवान लड़की की लाश के आए। अभी समय है मेरे पास? जी जी बिल्कुल जिस कविता का आपने जिक्र किया था उसे सुनाती हूँ। शक्कर से जरा बच के रहना। बच के रहना। मेरी दोस्त, जब कोई तुमसे सिर्फ फूल पत्तियों की बातें करे तो सतर्क हो जाना। ज्यादा मीठा बोलने वाले अक्सर सबके हिस्से की मिठाई खुद खा जाते हैं। याद रखना मेरी दोस्त, शक्कर के गोदाम जलने के बाद कुछ नहीं देते, मगर नीम की पत्तियां धुआं बनकर भी मच्छर भगा देती हैं। मुझे तुमसे बस इतना कहना है, हमेशा मीठा लिखने वालों को मत पढ़ते रहना। ऐसे लेखक तुम्हें शक्कर की बीमारी लगा सकते हैं। कुछ नीम लेखकों को भी पढ़ लेना। ऐसे लेखक तुम्हें शक्कर की बीमारी से बचा लेंगे। मेरी दोस्त, तुमने देखा होगा जिनके स्नान घरों में चींटियां रहती हैं, उनके रसोई घरों में जलेबियां छिपा कर रखी जाती हैं।
ऐसे लोग उम्र भर चाशनी में डूबते रहना चाहते हैं, ऐसे लोग उम्र भर चाशनी में डूबना चाहते हैं, मगर तुम शक्कर से जरा बचकर जीना। वे नहीं जानते कि शक्कर का अधिक रक्त से सिर्फ ग्लूकोज को नहीं छीलता, शक्कर से शरीर से जवानी भी छीन लेता है। बेशक तुम्हें झुर्रियों से प्रेम हो, बेशक तुम्हें औरों की अपेक्षा थोड़ा कम जीने की चाह हो, फिर भी कभी मीठी मौत मत मरना मेरी दोस्त, फिर भी कभी मीठी मौत मत मरना मेरी दोस्त। क्या नहीं, एक कविता और पढ़ सकते हैं। पढ़िए। और इस कविता का शीर्षक है गुलाम। पहले वे गुलाम थे, फिर वे गुलाम नहीं रहे। राजा ने घोषणा की कि अब गुलाम और आजाद के साथ बराबरी बरती जाएगी। राज्य की सबसे ऊंची दीवार पर रोटियां टांग दी गईं और कहा, जिसे भूख हो दौड़ कर ले ले। आजाद दौड़े और रोटियां खा ली। गुलाम भी पहली बार दौड़े पर रोटियों तक न पहुंच पाए। राज्य के वित्त मंत्री ने मुफ्त कपड़ों की एक दुकान खोली। दुकान पर एक बोर्ड लगवाया, कोई नंगा न रहे, सभी कपड़े पहन लें। आजाद आए और सबसे सुंदर कपड़े छांट कर पहन लिए। गुलामों के भाग्य में फिर से वही बचे कुचे खराब कपड़े आए। राज्य के सबसे बड़े व्यापारी ने मकान बनाकर सस्ती दरों पर बेचे। आजाद आए और सारे मकान खरीद लिए। गुलाम आए और खाली हाथ वापस लौट गए। राज्य में एक बैठक आयोजित की गई। उसमें गुलामों की क्षमताओं पर संदेह व्यक्त किया गया। निष्कर्ष निकाला गया कि मुफ्त और सस्ते संसाधनों को बांटने का कोई अर्थ नहीं। राज्य के विकास के लिए संसाधनों को महंगा कर दिया जाए। गुलामों ने हाय हाय की। राज्य के सेनापति ने सबको उठाकर जेल में डाल दिया। गुलाम जेल में पानी की दाल खाकर इनकलाब की बातें करने लगे। जेल अधिकारी को बड़ी चिंता हुई। उसने राजा को पत्र लिखा, महाराज, गुलामी की प्रथा फिर से शुरू करें। राजा ने जवाब दिया, तीर कमान से निकल चुका है, अब मुझे पूरा ध्यान बस गद्दी बचाने पर लगाना है। राज्य के कवियों ने दरबार में जाकर गिरदावली गाई। सभी कवियों की रचनाओं के नायक आजाद थे। गुलाम को किसी कवि ने नायक नहीं बनाया। गुलाम को नायक मानने वाले कवि भी जेल में बंद कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा था, गुलाम को बराबरी के साथ थोड़ी ज्यादा दुलार की, थोड़ी ज्यादा देखभाल की, थोड़ी ज्यादा प्यार की जरूरत है। आजाद गुदगुदाए, आरक्षण मांग रहे हैं साले। राज्य के विद्वानों ने कहा, न भाषा न शिल्प, ये कवि नहीं हो सकते, ये कुंठा व्यक्त करने वाले गुलाम हैं, खारिज करो इन्हें। गुलामों ने जेल में एक सुर में नारे लगाए, गीत गाए, कविताएं सुनाई, बहसें की। राज्य कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह जानता था मौत से बदतर जिंदगी जीने वाले गुलाम मौत से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी कविताएं बहुत सुंदर सुनाई आपने। और मीठी शक्कर तो बहुत अच्छी सुनाई आपने। अब मैं अवंतिका, अब मैं चाहती हूँ कि आपने मतलब आप भी कविताएं सुनाएं, तो मैं अवंतिका को बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ और आमंत्रित कर रही हूँ अवंतिका को। डॉक्टर अवंतिका सिंह, मेरी लखनऊ में इनसे पहचान हुई और हम लोग बहुत अच्छे मित्र बन गए। और अवंतिका सिंह जो है ना, एक मुझे इनका गुण बहुत पसंद है, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, बहुत ही अच्छी करती है। और मतलब वर्ड टू वर्ड रिपोर्टिंग करती हैं ये, अगर किसी प्रोग्राम में जाती हैं तो इनके अंदर ये बड़ी वो है, काबिलियत है इस बात की। और अभी संचालन इन्होंने जब बताया कि इन्होंने एक संचालन किया एक प्रोग्राम का, तो हमने कहा हमारा भी कर लो, तो इन्होंने कहा ठीक है। और बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध तरीके से इन्होंने सबके परिचय और ये लेकर के तैयार किया। और अवंतिका जी ने हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पर पीएचडी की है। आप लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की रहने वाली हैं। महिला महाविद्यालय बाराबंकी लखीमपुर खीरी में अतिथि लेक्चरर थी।
आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में हिंदी दिवस पर वक्ता के रूप में आमंत्रित। परिकथा, कक्षाड़, शब्दिता, लम्ही, रेवांत, स्त्री दर्पण, प्रेरणा अंशु, छत्तीसगढ़ मित्र, विश्वगाथा, समकालीन जनमत, सांझी विरासत, दैनिक जागरण, जनसंदेश टाइम्स, जनसत्ता, अमृत विचार, ब्लॉग। पहली बार में समीक्षा, मंटो पर लेख सहित कई पत्र पत्रिकाओं में कविता, कहानी, लेख, समीक्षाओं का प्रकाशन हुआ है। ऑफलाइन और ऑनलाइन कविताओं का पाठ आज ऑनलाइन करेंगी। और हाल में ही लेखक उद्भ्रांत की आत्मकथा और रफ़ी अहमद किदवई की जयंती पर पुरुषोत्तम अग्रवाल के प्रोग्राम का ऑफलाइन डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्यिक अकादमी की तरफ से तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की स्मृति में प्रोग्राम का ऑनलाइन संचालन किया। आकाशवाणी लखनऊ, रामपुर, बरेली से अनेक लेख, कहानी, कविताओं का प्रसारण, दूरदर्शन से कविता पाठ किया है। तबले में प्रयाग संगीत समिति से डिग्री का कोर्स किया, ये एक और इनकी क्वालिफिकेशन है। पठन पाठन के साथ बागवानी, संगीत, सामाजिक कार्यों में रुचि है। पुरस्कार इनको 2022 में अंतर्राष्ट्रीय तथागत विशिष्ट साहित्य सम्मान मिला है। यूपी पुलिस फैमिली वेलफेयर का शक्ति सम्मान है। तो अवंतिका जी, मैं इतने सारे आपके अंदर गुण है और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप भी आए और कविता पाठ करें। सबसे पहले तो इतने विस्तृत परिचय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर रखी हैं, तो मुझे लग रहा था कि छोटा सा परिचय हो, इससे कविताएं सुनने का ज्यादा मौका मिले। चलिए, बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। मैं अपनी एक कविता आपके सामने रखती हूँ। ये कुछ आज के माहौल पे भी है कि हमें बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ होता नहीं है। तो इसी सब को लेके मैंने कुछ लिखा है, तो सुनिएगा। वह 2 जून की रोटी के लिए बारात में रोशनी वाले कंडील झूमर सिर पर उठाता है। वह 2 जून की रोटी के लिए बारात में रोशनी वाली कंडील और झूमर सर पर उठाता है। ईंट, मिट्टी, गारा ढोता और नाली की कीच निकालता है। जी तोड़ मेहनत कर पसीने से तरबतर होता और कभी जोर जोर से नारे लगाता नेताओं के जुलूस में शामिल किया जाता है। उसे दिखाई जाती जीवन की भयावहता और काली रातें, जिससे मुक्ति का मार्ग सिर्फ श्रद्धा और भक्ति। इस बताए गए मार्ग पर चलकर वह धर्म और पाखंड के आगे नतमस्तक हो जाता है। अपनी मुक्ति और सुकून का रास्ता ढूंढने लगता है। जो लिखता है उसका भविष्य और रखता है उसका नाम असभ्य और अनपढ़। वह कभी देख ही नहीं पाता पर्वत की ऊंचाई और आजाद पंछियों के परों का विस्तार। उसे दिखाई जाती सुनहरे भविष्य की झूठी तस्वीर, बरसाए जाते फूल और किए जाते सैकड़ों वादे मृग मरीचिका सदृश। वह इन्हीं रुपहले झूठे सपनों में खोकर खुशहाल भविष्य की आस लगाए रखता है और समय बीत जाने पर खुद को छला हुआ जानकर वह देखता है गहराई समुद्र की और फिर धीरे धीरे डूबता चला जाता है और फिर धीरे धीरे डूबता चला जाता है। तो ये कुछ हमारे समाज के लिए भी बातें थी जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आती हैं। अब अभी 2 दिन पहले हमारा महिला दिवस बीता है, तो इसमें मैं अपनी एक कविता आपको सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है नदी। गहरी नीली नदी गहराई कितनी नहीं जानती। गहरी नीली नदी गहराई कितनी नहीं जानती, पर हाँ अम्मा कहती कि पानी का रंग जितना नीला होता है नदी की गहराई उतनी ज्यादा रहती है।
पर हाँ, अम्मा कहती कि पानी का रंग जितना नीला होता है, नदी की गहराई उतनी ज्यादा रहती है। ऊपर से दिखता शांत जल भीतर से कितना तेज बहाव रखता है, यह दिखता नहीं है। आकर्षक काया का सांवला गहरा रंग मन के भीतर की गहरी भावनाओं को नहीं दिखा पाता। ऊपर से शांत पर भीतर की संवेदनाओं से व्याकुल। इसे समझना ठीक वैसे ही जैसे कंकड़ का नदी में डालना और फिर उठती तरंगों को मंत्रमुग्ध होकर देखना। इसे समझना ठीक वैसे ही जैसे कंकड़ का नदी में डालना और फिर उठती तरंगों को मंत्रमुग्ध होकर देखना। लेकिन मन भाव विभोर हो जाता है एक कंकड़ उछालने भर से, क्योंकि नदी और नारी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। क्योंकि नदी और नारी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अनीता जी, मैं वैसे तो बहुत बोल चुकी हूँ, आप अगर कहें तो, वरना मैं और लोगों को बुलाऊं, जैसा आप कहें। नहीं तो अभी आप एक कविता और सुना सकती हैं, आप भी अपना टाइम ले। नहीं, मैं तो वैसे पूरा टाइम मुझे लग रहा है मैं तो लेती ही रही हूँ काफी ले चुकी हूँ। अच्छा, औरतों की बात चली है तो एक वो कविता सुनाना चाहती हूँ जो मैंने कई जगह सुनाई है और उससे महिलाएं अपने आप को जोड़ भी पाती हैं। और मुझे जब भी सुनाने को कहा जाता है तो वो सबसे पहली कविता यही होती है कि आप वो सुना दीजिए। उसका शीर्षक कुछ ऐसा है जिसको आप पॉजिटिव वे में लेंगे। हमें तो अक्सर हर रोज क्या मतलब अक्सर ही सुनाई देता है। ये कविता का शीर्षक है बदतमीज औरतें। बदतमीज कहा जाता है उन्हें जो झुकने से इनकार करती हैं। बदतमीज कहा जाता है उन्हें जो झुकने से इनकार करती हैं, जो हर बार पूछती हैं क्यों, कब, कहाँ। जो हर बार पूछती हैं क्यों, कब, कहाँ और जवाब मांगती हैं। कहते हो बहुत बोलती हैं, कहते हो बहुत बोलती हैं, जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर सवाल करती हैं, जो दहलीज की कैद में अपने सपनों को सड़ने नहीं देती, खुद की आवाज पर अपना हक रखती हैं। वे ना को पूरा वाक्य समझती हैं। वे ना को पूरा वाक्य समझती हैं। अपनी हंसी पर पहरे नहीं लगाती, अपनी हंसी पर पहरे नहीं लगाती और अपनी कमाई की गिनती खुद करती हैं बिना किसी अपराध बोध के। अपनी कमाई की गिनती वे खुद करती हैं बिना किसी अपराध बोध के। वे उन बातों को खुला खुला कहती हैं जो तुम दबाने को कहते हो। वे उन बातों को खुला खुला कहती हैं जो तुम दबाने को कहते हो। वे जो अपने सपनों की कीमत किसी रिश्ते में नहीं तौलती। वे उन नियमों को तोड़ती हैं जो सिर्फ उन्हें बांधने को बने हैं। वो अपने नाम के आगे तुम्हारी पहचान लगाने को मजबूर नहीं हैं। वे उन नियमों को तोड़ती हैं जो सिर्फ उन्हें बांधने को बने हैं। वो अपने नाम के आगे तुम्हारी पहचान लगाने को मजबूर नहीं हैं। वे चीखेंगी जब जुल्म दिखेगा, लड़ेंगी जब हक छीना जाएगा। जो तुमसे और दुनिया से डरती नहीं हैं, हाँ वही हैं बदतमीज औरतें। जो तुमसे और दुनिया से डरती नहीं हैं, हाँ वही हैं बदतमीज औरतें। क्योंकि तुम्हारे मानदंडों से आजाद होना सबसे बड़ी बदतमीजी है। क्योंकि तुम्हारे मानदंडों से आजाद होना सबसे बड़ी बदतमीजी है। और इसी बदतमीजी में छिपी है आधी आबादी के विद्रोह की आवाज
और इसी बदतमीजी में छिपी है आधी आबादी के विद्रोह की आवाज, जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना। तो अवंतिका जी, आपसे मुझे लगता है कि एक एक कविता का राउंड हो सकता है, और जिन्होंने पहले बहुत जी छोटी बिल्कुल, कविता हाँ आप उनसे 2 कविताएं सुन सकते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है अनीता जी, कविता जी को और सुरेखा जी को थोड़ा सा कम वक्त मिला है, हाँ तो बाद में हम और लोगों को भी लेंगे टाइम अगर बचता है तो। हाँ। और ये हमारा कार्यक्रम कितने बजे तक रहेगा? 1 घंटा 10 मिनट तो हो चुका है, हम इसको मतलब 20 मिनट और चला सकते हैं, 1.5 अच्छा घंटा अच्छा, का। हाँ ठीक है, ठीक, 8:30 तक कर सकते हैं। हाँ, 8:30 तो तक। जी जी, तो मैंने तो और अपनी उस बात रख दी, जो मैं महसूस करती हूँ वो मैंने आपके सामने रखा। हाँ अब मैं चाहती हूँ कि कविता जी, कविता जी अगर आप अपनी एक कविता और हमारे सामने रखें। आप जी धन्यवाद। आपके दौर में थी तो उस समय हमें समय का अंदाजा नहीं लग पाया, कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद समृद्ध हुई हूँ आपसे सुन के, और ये जान दरअसल के हमें तो ये बड़ा कोई अच्छा लगा कि आप हिंदी आप बहुत अच्छी जानती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और आपने तो जिक्र करा कि दरअसल आपको हुई सीखने में, लेकिन बहुत अच्छा सीखा आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। दरअसल अहिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी में लिखना पढ़ना ये सच में अपने आप में एक संघर्ष है, और अब इस मंच में मैं उपस्थित हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है अपने आप में। वो तो खैर हम बाकी सबको सब ये भी उपलब्धि है गीता कि जी का तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। हम खैर इस सबको कविता का शीर्षक है स्वागत है। जाड़े की रात। जाड़े की रात हमारे छोटे छोटे घरों में वे आग लगाते हैं। जाड़े की रात हमारे छोटे छोटे घरों में वे आग लगाते हैं, उस आग से सेंकते हैं अपना कलेजा, हमारे अरण्य रोदन में ठहाके लगाकर हंसते हैं। आग पसरती है, आग पसरती है एक गांव से दूसरे गांव तक, एक शहर से दूसरे शहर तक, भौगोलिक सारी सीमाओं को पार कर आग फैलती है। आग फैलती है गलियों से गांव तक, हर शहर तक, सीधे साधे लोगों के दिलों तक, सोते बच्चों की तरह शांत चेहरे और आंखों तक, खून से भीगे सूर्यमुखी के फूलों तक। खून के नशे में मदहोश है सब, प्रतिरोध और प्रतिवाद में प्रतिदिन जंगी होते हैं। नशेरी रातें क्रोध में हुंकारती है। कितनी बार, कितने दिन, कितने रातें देखे हमने, मुखौटे उतरते चेहरे, मुखौटे के आड़ के नए नए चेहरे सब देखा, परिचित चेहरे के आड़ में अपरिचित चेहरे, समझकर भी नहीं समझ पाए वो गोपनीय कथा, युद्धकालीन तत्परता से कैसे बदलते हैं सारे। मेकअप रूम राजा को प्रजा बनाती है, प्रजा को राजा, और दुश्मनों को दोस्त, भोग और लालसा के लिए अपने बनते हैं पराए। अदृश्य इशारे सबको नचाती रहती, पुतले बनकर रह जाते हैं सब। छल से कहाँ से आते हैं हमारे ही हिस्से के भोग के दाने, आत्मीय बोल, कनाट से जब उड़ते हैं चमत्कारी इश्तिहार, मोल भाव चलता है हमारे सपनों और सांसों का, तभी बदल बदल कर भेड़ चाल दुनिया चलते हैं अपनी चाल। कुछ नहीं कहते वे, कुछ नहीं कहते वे, कोड़े खाकर खून से सने जिस्म से प्रतिवाद और विरोध में, धूप छांव में झुलसते हुए भी अपने ही शव को अपने कंधों पर ढोते हैं ताउम्र,
अपनी परछाइयों के अलावा कोई किसी का साथ नहीं देता अंतिम समय में। दीवारें भर जाती हैं उनकी भूख और अपूर्ण सपनों के नारों से, बस कुछ नहीं बोलते उनके होंठ। कौन है जो बोलेगा उनके लिए, लिखेगा मौन समय की अनकही कहानियां? क्या कहेंगे सदियों से सिल दिए गए होंठ? कौन समझाएगा सुसुप्त निगाहों की भाषा? जागते सपने सिरहाने में भूख निचोड़ती जीवन को कौन देखेगा मुड़ के हमें? जहाँ राजनीति होती है वहाँ राजा होता है, सरहदें होती है, भोग और विलास होता है। ऊंचे ऊंचे राजभवन के नीचे कहीं दब जाती है गरीबों की कुटिया। राजा बदलता है, राज बदलता है, उनकी कहानी वहीं की वहीं रह जाती। भूख, अनिद्रा, युद्ध, निर्वासन और विस्थापन, यही प्रजा भोगती है। राजा की जयकार ही प्रजा की एकमात्र नियति है। कुछ नहीं कहते हुए, कोड़े खाकर, खून सने जिस्म से, प्रतिबाद और विरोध में धूप छांव में झुलसते हुए भी। धन्यवाद। और थोड़ा समय होगा तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। सुना सकते हैं, सुनाइए, छोटी सी सुनाइए। जी, इसका शीर्षक है व्यथा की नदी। जिस क्षण अलग हुई थी माँ के नाभिमूल से, उसी क्षण से वो सहचर हुआ। जीवन का वो पहला क्षण जब पहली बार मेरे होठों ने माँ के स्तनों को छुआ, वो मेरे रक्त प्रवाह संग बहती चली गई रग रग में। उसी के कारण कभी कभी माँ के रुंधे गले में दब जाती है एक क्रंदन, गुम हो जाती है लोरियों की लय, ठहर जाती है प्यार की थपकियां। वो है संसार के ज्यादातर माँओं की एक गोपनीय कथा। माँ ने हमेशा से छुपा के रखा था नक्काशीदार कुछ सपने, बारिश में भीगे हुए हजारों हजार पीले सरसों के फूलों सी, और कुछ यातनाएं। माँ के आंसुओं के उन बूंदों में स्थिर होती है मेरी दृष्टि। मुझे उनमें दिखाई देती है एक संपूर्ण आकाश, चांद तारे जगमगाते, जुगनू झूमते। संसार भर में रीत थी जिसे युग युगांतर से गोपनीय रखने की। कभी ना भुला पाने वाले कुछ सुख भरे स्वप्नों के लिए माँ की पीड़ा बढ़ती चली जाती। आंगन बुहारते हुए, चाय छानते हुए, प्याज छीलते हुए या समेटते हुए धूप में सुखाए कपड़ों को सेकते हुए गोल गोल रोटियां। दिल चीर कर आने वाली एक तन्मय शोकाकुल बांसुरी की धुन सुनाकर माँ बोला करती है, ये लो, मेरी माँ ने मुझे दिया था, उनके माँ से विरासत में पाकर मैं तुम्हें दे रही हूँ। छाती में जकड़ लो, आंखों में पहन लो। मुझे मंजूर नहीं था कि माँ की तरह मैं भी उसे पहन लूं। वो गोपनीय कवच अथवा निर्वहन करना नहीं चाहती थी, पर दादी से दादी तक और दादी से माँ तक और धीरे धीरे मेरी तरफ निरंतर चली आती उस पुरातन व्यथा की नदी को, जहां डूबकर मैं खो देती खुद को, खो देती जुगनुओं से जगमगाते नवमंडल, तारे और जीवन को समृद्ध करते स्वप्नों को अपनाना नहीं चाहती थी मैं बोनसाई सा जीवन। धन्यवाद। कविता जी, आपकी कविताओं पे कोई जुड़े हैं? मोमचंद सागर जी, उनका एक कमेंट है कि अमृता प्रीतम की याद दिलाती हैं आपकी कविताएं।
ये तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि आपकी भाषा से बिल्कुल नहीं लगता है कि आप हिंदी भाषी नहीं हैं। कि बहुत आपकी भी 2 शुक्रिया, बहुत कविताएं हैं बहुत शुक्रिया। और बाकी सभी के लिए आए हैं कि बहुत सुंदर कविताएं हैं सभी की। कमेंट बहुत सारे आए हुए हैं। अब मैं सुरेखा जी से चाहूंगी कि वो अपनी एक कविता जरूर सुनाएं। समय थोड़ा सा जी जी, बराबर सबका बढ़ जाएगा, मुझे थोड़ा सा उस समय बिल्कुल टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, आप अपनी जी, कविता रखें। बहुत शुक्रिया मुझे पुनश्च संधि देने के लिए, क्योंकि मैं भी मराठी भाषी हूँ तो थोड़ा सा हिंदी में इधर उधर हो सकता है। नहीं, बहुत अच्छी हिंदी है। जी 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 जी, शुक्रिया। तो बहुत दूर निकल आई मैं तेरे यादों का हाथ थाम कर, चंद राहों को मोड़कर, कुछ रास्तों को छोड़कर। क्या ढूंढते हो फकत मिट्टी उकेरते हो, क्या ढूंढते हो फकत मिट्टी उकेरते हो, जहां दम भरा करती थी कुछ नस्लें, वो कोख तो मैं अपने साथ ला। जिन ढलानों से तुम गुजरे थे कभी, जिन गहरी खाइयों से काटा था तुमने अपना तन्हा सफर, वो ढलाने अब उपजाऊ जमीनों में तब्दील, अब उसमें फसलें उगती हैं। वैसे देखा जाए तो नस्लें और फसलों के बीच फासला कम ही होता है। वैसे देखा जाए तो नस्लें और फसलों के बीच फासला कम ही होता है। चाहे बंजर जमीन तो आखिर जमीन होती है, पर जमीन तो आखिर जमीन होती है। चाहे बंजर हो चाहे उपजाऊ हो, वो आसमान को नापती नहीं, वो आसमान को नापती नहीं। नाना, ये गुरूर नहीं, ये तो उसकी पहचान है। नाना, ये गुरूर नहीं, ये तो उसकी पहचान है। नस्लें हो या फसलें हो, उपज तो जमीन की उसकी अपनी विरासत होती है। उपज तो जमीन की अपनी विरासत होती है। बहुत शुक्रिया अवंतिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब अनिता जी, जैसा आप बताएं, एक एक राउंड और है या समय नहीं, खत्म है? अभी मुझे लगता है कि एक तो ममता है और एक अभी अपनी ये बैठी हुई, इनका नेहा भी जी। एक-एक कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम तो आगे। हाँ बिल्कुल। तो ममता जी को बुलाती हूँ। ममता जी, आप अपनी एक कविता हमें सुनाएं। अभी शुक्रिया। समय है। ठीक है, पढ़ती हूँ कविता। कविता का शीर्षक है मजदूर। उनका होना चेतना का होना है, उनका होना चेतना का होना है, उनका चलना विकास का चलना है, उनका ठहरना प्रगति का ठहरना है, उनका जागना उम्मीदों का जागना है, उनका खोना विचारों का खोना है, उनका सोना मेहनत का सोना है, उनका मरना सभ्यता का मरना है, उनका मरना सभ्यता का मरना है। उनके इसी होने चलने सोने जागने और सभ्यता में रहने से तृप्त है दुनिया की भूख। उनके इसी होने चलने सोने जागने और सभ्यता में रहने से तृप्त है दुनिया की भूख, और इसी तृप्ति पर टिकी हैं तमाम जीवित इमारतें। इसी तृप्ति पर टिकी हैं तमाम जीवित इमारतें। वे नहीं जानते मौलिक अधिकार, वे नहीं जानते मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व, पर वे जानते हैं जीवन के मूल कर्तव्य, पर वे जानते हैं जीवन के मूल कर्तव्य। उनके लिए रक्षा जैसे शब्द बेमानी है, उनके लिए रक्षा जैसे शब्द बेमानी है। नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए कहीं कोई इंतजाम, नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए कहीं कोई इंतजाम। असुरक्षा ही उनका सबसे सुरक्षित स्थान है। उनकी खबरों को नजरअंदाज करना सरकार का सरकारी सलीका, उनकी खबरों को नजरअंदाज करना सरकार का सरकारी सलीका। उनकी मौत पर नहीं होते विमर्श, न मनाए जाते हत्याओं पर मातम, रख दिए जाते हैं बड़ी शालीनता से उनके शव, बड़ी सहानुभूति से लगाया जाता है जख्मों पर मरहम, बड़ी सहानुभूति से लगाया जाता है योजनाओं में जख्मों पर मरहम। बेशक बेशक किसी आदमी की मजबूरियों का वजन ज्यादा होता है उसकी देह के वजन से, किसी आदमी की मजबूरियों का वजन ज्यादा होता है उसकी देह के वजन से। फिर वे तो माहिर हैं बोझा ढोने में,
आखिर क्यों नहीं उठा पाते अपना ही भार, आखिर क्यों नहीं उठा पाते अपना ही भार। ये थी कविता मजदूर। एक और पढ़ूं छोटी सी। ममता, टाइम थोड़ा कम हो रहा है तो ना पढ़ो। अनीता जी, एक आपसे भी सुनना चाहेंगे। हाँ, नहीं, मैं अपना बात रख दूंगी। हाँ, कविता तो मैं कल धन्यवाद जी आप। पढ़ूंगी। और जी, जी, अब मुझे लग रहा है कि सबका एक-एक राउंड और उसके बाद का राउंड भी पूरा हो गया है। नेहा नरूका मैं ये कह रही थी कि मैं पर्याप्त समय ले नेहा चुकी जी, हूँ, तो रहने देते हैं अभी। नहीं, आप और नहीं, 1.5 घंटा हो भी गया है। भूल चूक माफ, मैं आपको तो भूल ही गई। आप अपनी कविता अरे रखिए। मैं पढ़ चुकी हूँ, अभी नेहा नहीं, हो गया। छोटी सी आप सुनाइए, एक हमारा वो पूरा भी हो जाएगा कि दूसरे राउंड में। ठीक है। मेरा ध्यान चला गया क्योंकि अनीता जी की तरफ। नेहा छोटी मुझे दिख नहीं रही एकदम से। हाँ, एक कविता छोटी सी। जी, और स्वागत इसका है। शीर्षक है अम्मा की तो रोटी। हमारी फेमस कविता अम्मा को लगी रहती अम्मा लगी जी, रहती है रोटी की जुगत में। सुबह चूल्हा, शाम चूल्हा, अम्मा के मुंह पर रहते हैं बस 2 शब्द, रोटी और चूल्हा। चिमटा, आटा, राख की पहेलियों में घिरी अम्मा लकड़ी सुलगाए रहती है। धुएं में स्नान करती अम्मा नहीं जानती प्रदूषण और पर्यावरण की बातें। अम्मा तो पड़ती है सिर्फ रोटी, रोटी, रोटी। खुरदुरे नमक के टुकड़े तिल पर दरदरा कर गेहूं की देह में घुसी अम्मा खा लेती है। कभी 1 रोटी, कभी 4 रोटी, कभी 1 और कई बार तो 0 रोटी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जोड़ने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए कविता जी आसाम से हमारे बीच जुड़ी हैं। हाँ, नेहा जी मध्य प्रदेश से हैं और ममता जी दिल्ली से हैं और सुरेखा जी महाराष्ट्र से हैं और अनीता जी आपको दिल्ली से हैं और मतलब मैं यूपी से जुड़ी हूँ, तो मतलब पूरा एक ही हमारा पूरा देश इसमें शामिल है इस हाँ, प्रोग्राम में। हाँ। और ये दिन होना भी चाहिए क्योंकि सावित्री बाई फुले जी की आज पुण्यतिथि है, तो हम सबको एक साथ होना चाहिए। अब समय खत्म हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ अनीता जी आप आए और धन्यवाद के साथ समापन भी इस कार्यक्रम का करें और एक अपनी छोटी सी कविता, छोटी सी क्या, हम तो आपको सुनना चाहते हैं। तो आप अपनी कविता जी बिल्कुल, और हम तो कहेंगे कि आप भी अपना पूरा समय लीजिए। बहुत शुक्रिया अवंतिका। और दरअसल जो हमारी कवित्रियाँ, ये जो युवा कवित्रियाँ हैं, सबको पूरा टाइम मिलना चाहिए और एक-एक सेशन होना चाहिए सबका, क्योंकि सब जी, इतना अच्छा लिख रही हैं। हमारे कविता जो है, सबसे पहले मैं कविता की बात करूँगी कि कविता ने जो कविता पढ़ी और सच में जो उन्होंने मामचंद सागर जी ने कहा कि कविता लगती नहीं है जैसे हिंदी भाषी नहीं है। और कविता बहुत मतलब किताब का अनुवादक है, बड़ी फेमस ये। अमृता और प्रीतम से भी उन्होंने तुलना की हाँ, है आपको बताऊं। ये बड़ी फेमस अनुवादक है और काफी इसका जो है वो उस तरीके से हिंदी, इंग्लिश और असमिया तीनों भाषाओं पर इसका जो है वो। और और आपकी बंगाली भी थी, और और जो बंगाली भाषा भी। हाँ, ये नहीं तो जिस तरीके से कविता ने जो कविताएँ हैं, जो सरहद के ऊपर कविताएँ हैं या जो जाड़े की रात की कविता बड़ी मार्मिक है कि जाड़े में अक्सर जो झोपड़ियाँ हैं वो सर्दियों में ही जलाई जाती हैं। जो हमारा अनुभव है कि जाड़े में, या फिर जो हमने चाहा तुम्हारे लिए पेड़ होना, और जो युद्ध के खिलाफ है, नफरत के देखिए, खिलाफ है। बहुत ही सुंदर और पावरफुल कविताएँ हैं। सुरेखा जी क्योंकि महाराष्ट्र से हैं और एक भाषा, लेकिन मुझे लगा नहीं कि सुरेखा को भाषा की कोई दिक्कत है, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। वो भी निकल गई। सुरेखा आपकी जो भाषा है, हमें कहीं पे बैरियर नजर नहीं आया कि आप मराठी हो, तो हमें बहुत ही अच्छा कविता पाठ था आपका। और मुझे लगता है कि आपकी जो कविताएं थी, सावित्रीबाई संघर्ष,
संघर्ष तो बहुत ही लगा कि चूल्हे में, मतलब चूल्हा भी जला रहे तो साझा तो होना चाहिए, जो भी काम है वो साझे का, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इत्र की शीशी और झेलम के पहाड़ों से, मतलब एक जो चिंता है कविताओं में वो बहुत ही मतलब बहुत हमें बड़ा अच्छा लगा कि आज हम विभिन्न राज्यों के स्वर सुन रहे हैं और उनके जो विषय है कि वो किस तरीके से कविताओं को लेकर के जा रही हैं। ममता की कविताएं जैसे युद्ध पे कविताएं है, मनुष्य ना कहना है, वो उनकी जो है कविता संग्रह की कविता है। और जो एक पंक्ति जो बहुत ही सबसे ज्यादा निश्चल मन सबसे ज्यादा कुचला जाता है, सबसे ज्यादा परेशान होता है, या फिर जो उनकी मजदूरों के प्रति जो उनकी एक पूरी दृष्टि है कि किस तरीके से मजदूर, और उस पर एक कमेंट भी आया था कि एक्चुअली दलित कविता हम किसे कहेंगे। तो ममता जयंत जो है वो उनको एक पूरा सेशन दिया जाना, मतलब सबको एक पूरा सेशन दिया जाना चाहिए, तब हम लोगों का मन भरेगा। ये तो एक छोटा सा हम ये कहेंगे ट्रेलर था आप लोगों का, जो ट्रेलर एक सामने आया हम लोग के। नेहा अनरुका की पहली कविता मुक्ता साल्वे, आपने जिस तरीके से देखा, कल एक कविता पाठ हुई थी और जिसमें कहा था कि सावित्रीबाई फूले 2 साड़ी लेकर के चलती थी, एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके चलती थी, वो एक्स्ट्रा साड़ी हमारी है। सावित्रीबाई फूले जो पहन के जाती थी, जो बैग में रखती थी, वो एक्स्ट्रा साड़ी वो हम लोगों की है, हम उस साड़ी को पहन रहे हैं, एक्स्ट्रा साड़ी। और सतरंगी जो दुनिया हमारे लिए बनाई, उस हम दुनिया का आनंद ले रहे हैं। ऐसी मुक्ता साल्वे, 13 साल की बच्ची, इतनी पावरफुल जो है वो निबंध लिखती है कि किस समय, उस समय जो शूद्रों और दलितों पे जो अत्याचार होते थे, सच में उसकी दृष्टि में ना चॉकलेट है, ना टॉयज है, ना खिलौने हैं, लेकिन वो जो निबंध है वो आपकी कविता बहुत ही मुझे लगता है मुक्ता साल्वे पे मैंने इस तरह की पहली कविता सुनी है। जैसे कल हमने सावित्रीबाई पे सुनी, जवान लड़की की लाश, ये एक बहुत ही कॉन्टेम्परेरी जो आजकल जो चल रहा है कि जिस तरीके से बच्चों को मारा जाता है, हाँ, उनके शरीर जो इधर छत विछत जो मिलते हैं, शब्दों से जरा बच के रहना, गुलाम अम्मा आखिर में जो सुनाई, और लास्ट में जो हमारी अवंतिका जी ने जो सुनाई। अवंतिका जी आपका बहुत ही मैं कहूँगी कि जितना मैं अवंतिका को जान रही हूँ, वो उस तरीके से एक स्त्री विमर्श में एक नाम उभर के वो आ रही हैं आज के समय में। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा और मुझे लगता है कि हमारे जो पाठक हैं वो जो बराबर जुड़े रहे, और वो भी अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हैं, गुजरात से जुड़े हैं, हमारे बनकर भाई गुजरात से हैं, बहुत बड़े ट्रांसलेटर है, वो हमारे साथ बने रहे हैं, और तरह तरह के लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और इस कार्यक्रम की सफलता यही है कि सब तरह से पूरे भारत से प्रतिनिधित्व हो रहा है, पूरे भारत से कविताएं पढ़ी जा रही हैं। और आज सावित्रीबाई फूले का स्मृति दिवस है और आज हमने उनको याद किया है। हम फिर अपनी जो है, हम जो ये सोचते हैं उसको मैं दोबारा से कहना चाहूंगी कि हम चाहते हैं सावित्रीबाई को वो सम्मान मिले जो अभी तक नहीं मिला। इतिहास में उनकी वो जगह नहीं मिली उनको जो होनी चाहिए थी। इतिहास में उनके नाम रखने के लिए उनके जो शिक्षा पे जो कविताएं हैं, उनके जो शिक्षा पर लेख है, जो उनका सामाजिक काम है, वो हमको पढ़ाया जाना चाहिए, वो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया जाना, वो कोर्स में लगना चाहिए। एक नई रोशनी वो देती हैं। वो कहती हैं कि इंग्लिश पढ़ो, आगे आओ, पाखंड के खिलाफ बोलती हैं, तो उनके साहित्य को पढ़ाए जाने, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको उनके नाम से अकादमी बननी चाहिए, उनके स्कूलों के नाम होने चाहिए, तभी हम उनको एक जो है वो क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, जब किसी चीज का अगर हम इंटरनेशनल हम मांग करते हैं कि एक विश्वविद्यालय उनके नाम पे बने, तो मुझे लगता है कि जब ये चीजें होती है तब हम और किसी व्यक्ति को और बारे में ज्यादा जानते हैं। और हालांकि सावित्रीबाई फूले का नाम अब कोई किसी पहचान, खासकर उत्तर भारत में, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा शख्सियत है, लेकिन जो उत्तर भारत में उनका नाम जो जिस तरीके से अब आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और हम जो है वो हम उनको सच्चे अर्थों में आज याद करते हैं। और आप सबकी जो कविताएं हैं वो उनको एक पुष्प गुच्छ के तौर पर उनको प्रस्तुत की गई हैं ये। और मैं अपने सभी पाठकों का, जो श्रोता है हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। हमारे सभी साथी ममता, सुरेखा, नेहा, कविता, अवंतिका जी, आप सब जुड़े, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि कार्यक्रम बहुत लिमिट पार कर गया, तो 1 घंटा 40 मिनट हो गया,
तो अभी मैं आपका ये लिंक फेसबुक पर उपलब्ध है और मैं आपको पर्सनल भी भेज दूंगी, अगर आप इसे सहेजना चाहें सहेज दें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है कि अलग अलग राज्यों से, असम से कविता आई, मध्य प्रदेश से नेहा आई, और महाराष्ट्र से सुरेखा आई, और उत्तर प्रदेश से आई, और दिल्ली से ममता शामिल है। हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय जोहार। और इसके साथ ही हम अनीता जी एक डिमांड भी आ रही है कि हाँ। मैम आपसे एक कविता छोटी सी सुनना चाहते हैं। जयराम जी ने इसे लिख के भेजा है। अच्छा, आप पढ़ दीजिए, उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। जी जयराम जी, अनीता दी आपकी कविता सुनना चाहते हैं। मैं कविता लेके नहीं बैठी हूँ, दरअसल मैं कविता लेके बैठी नहीं हूँ। उन्होंने लिखा है कि जयराम जी ने कि मैम आपसे हम 2 लाइनें सुनना चाहते हैं। जयराम जी, हमारा कल भी एक प्रोग्राम है। कल हमारा जो है वो चर्चा है, परिचर्चा, उसमें कुसुम त्रिपाठी आ रही हैं, और उसमें जो है वो हैदराबाद से प्रोफेसर रेखा रानी है, कल्याणी ठाकुर है बंगाल से, और रजनी अनुरागी है दिल्ली से, और कुसुम त्रिपाठी बॉम्बे में रहती हैं। भाषा सिंह है, बड़ी हमारी फेमस पत्रकार भाषा सिंह है। तो कल मैं अपनी एक कविता से शुरुआत कर दूंगी, आपकी इच्छा मैं जरूर कल शुरुआत कर दूंगी, लेकिन आज हम यहीं इस प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। तो सभी साथियों को जयराम पासवान जी, मैं कल हम कविता से शुरुआत कर लेंगे, और आज इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का यहाँ पे समापन करते हैं। आप सबको जय भीम, जय भारत और जोहार। जय भीम, सबको नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार।